नमस्कार, सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं प्रियदर्शन कुमार। आज हम लोग एक बार फिर 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर 9 पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर डालें। और नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमसे टेलीग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी टेस्ट पेपर के सारे वीडियो एवं पीडीएफ उपलब्ध हैं। तो चले अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है। ए अल्प रोजगार, बी असंगठित क्षेत्र, सी बचत का निम्न स्तर, डी मुद्रास्फीति, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो राष्ट्रीय आय की गणना में प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्र। आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि इस क्षेत्र के आय व्यय की जानकारी जो है वह सीमित होती है और विभागों के पास इनका डाटा नहीं होता है और इसका क्षेत्र भी जो है वह व्यापक है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय आय की गणना में जो है यह एक प्रमुख समस्या के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश निम्न में से कौन सा है। ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ए एन के सिंह, बी के सी नियोगी, सी रंगराजन, डी विजय एल केलकर, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एन के सिंह और इनका कार्यकाल जो होगा वह 2020 से 2025 के बीच। और यह भी ध्यान रखें कि हमारे जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे थे के सी नियोगी, जिनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है। ए 2010 से 11, बी 2011 से 12, सी 2012 से 13, डी 2013 से 14, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बी जिम योंग किम, सी डेविड वॉकर, डी डेविड मालपास, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी डेविड मालपास। जबकि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं वह IMF के प्रमुख हैं और यह बुल्गारिया की रहने वाले हैं। जबकि डेविड वॉकर जो हैं वह WTO के हेड हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से बॉन्ड हैं जिसके द्वारा भारत विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में धन जुटाते हैं। ए नगरीय बॉन्ड, बी शून्य कूपन बॉन्ड, सी मसाला बॉन्ड, डी कॉरपोरेट बॉन्ड, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल बने होते हैं। ए सोडियम सिलिकेट, बी जर्मेनियम ऑक्साइड, सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, डी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होता है। ए हाइड्रोजन और एसिटिलीन, बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, सी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ए सल्फोनेट, बी कार्बोनेट, सी बिस्मथ, डी बाइकार्बोनेट, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है लौह सल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी पोटासियम सल्फेट, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव तंत्र में इंसुलिन निम्न में से किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? ए एस्पिरिन, बी पेनिसिलिन, ई कॉम्बीफ्लाम, डी फ्लेक्सोन, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी चारों जो है वह एंटीबायोटिक हैं, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी क्लोरोप्रोपीन, सी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, डी विनाइल क्लोराइड, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन D2, सी विटामिन B12, डी विटामिन D3, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन D2। विटामिन D2 को ही ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, बी है फ्रेयॉन संश्लेषित रबर, सी है नियोप्रीन प्रतिहेस्टोन, डी है बेनाड्रिल प्रशीतक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 7। कौन कौन था? तो ये थे दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं गुप्तचर और 7वां है सभासद एवं अमात्य। आप ये भी जान लें कि मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है वह है इंडिका, और इंडिका में ही उन्होंने तत्कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था को 7 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? ए सुत्त पिटक में बौद्ध दर्शन, बी विनय पिटक संघ का नियम, सी अभिधम्म बुद्ध का उपदेश, ऑप्शन डी केवल ए और सी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सुमेलित हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विनय पिटक में संघ का नियम लिखा गया है, जबकि सुत्त पिटक में जो है इसमें बुद्ध का उपदेश वर्णित है, जबकि सी अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन उल्लिखित है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी संघ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल शासन के संबंध में सही नहीं है? ए चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, बी राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किया था, सी स्थानीय स्वशासन चोल शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी, डी स्थानीय शासन को स्वायत्तता प्राप्त थी, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि चोल शासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो पहला है चोल राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किया था, यह भी आपका जो ऑप्शन है वह सही है। सी कह रहा है स्थानीय स्वशासन चोल शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह भी सही है। डी कह रहा है स्थानीय शासन को स्वायत्तता प्राप्त थी, यह भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब अर्थात सभी जो हैं वह सत्य हैं और सत्य एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कि कौन सत्य हैं। ए, दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में बनी हैं। बी, द्रविड़ शैली का जन्मदाता पल्लव शासक को माना जाता है। सी, चोल काल में यह उत्कर्ष पर था। डी, विजयनगर काल के बाद इसमें ह्रास हुआ। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सत्य हैं। पहला है दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में बनी हैं, यह ऑप्शन आपका सही है। बी कह रहा है कि द्रविड़ शैली का जन्मदाता पल्लव शासक को माना, यह भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल काल में यह जो है उत्कर्ष पर था, मंदिर स्थापत्य जो है उत्कर्ष पर था, यह भी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा है कि विजयनगर काल के बाद इसमें ह्रास दिखाई पड़ता है, यह ऑप्शन भी सही है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लें। ए कह रहा है बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, यह ऑप्शन सही है। बी कह रहा है कि डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में आए थे, यह भी सही है। जबकि सी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य आने सिक्रेटस, यह ऑप्शन आपका गलत है और पूछ भी रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आने सिक्रेटस जो है वे एक लेखक थे और वे सिकंदर के साथ भारत आए थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बी, उसने तुर्क के चहलगामी को समाप्त किया था। सी, उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डी, उसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि तक सीमित रखा था। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। यह ऑप्शन जो है यह सही नहीं है, क्योंकि बलबन जो था वह इल्तुतमिश का दास था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके अलावा आप यह भी जान लें कि उसने जो है तुर्क के चहलगामी को समाप्त किया, यह तो सही है। उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह ऑप्शन भी आपका सही है। और राजत्व के सिद्धांत के लिए जो प्रयोग किया जाता था वह था नियामत एक खुदाई, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि। सर्वप्रथम बलबन ने ही राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह ध्यान में रखेंगे। डी कह रहा है कि उसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि तक सीमित रखा था, यह ऑप्शन भी सही है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, तो ए छोड़कर तीनों ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ए, पुणे। बी, मालाबार। सी, छोटा नागपुर। डी, मालवा। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो मुपला विद्रोह जो है वह मालाबार केरल में हुआ था और यह जो विद्रोह हुआ था यह 1921 में हुआ था और भूस्वामियों के अत्याचार के खिलाफ हुआ था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ए, केटी तेलंग। बी, WC बनर्जी। सी, फिरोज शाह मेहता। डी, केवल ए और सी। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता दोनों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब, तो 1885 में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। ए, लॉर्ड लिटन। बी, लॉर्ड रिपन। सी, लॉर्ड कर्जन।
डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। जबकि यदि हम रिपन के संदर्भ में बात करें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था तथा इन्हीं के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन के समय में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तथा भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो है वह भी लॉर्ड लिटन के काल में ही लागू हुआ था। तो सारे फैक्ट ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था और इसे भारतीय राजकोष से वेतन और भत्ता देने का प्रावधान किया गया। और इस अधिनियम में पहली बार भारतीय प्रशासन में उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शब्द को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए सरोजिनी नायडू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी बी आर अम्बेडकर, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि सरोजिनी नायडू दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ सहायक के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार बिहार के किस जिले में भारत नेपाल सीमा के विवादित स्थान पर एक हेलीपैड बना रही है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी किशनगंज, डी सीतामढ़ी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1922, बी 1928, सी 1929, डी 1936, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1929 में। अब देखें कि 1928 में बिहटा पटना में सहजानंद ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना की थी। इसके बाद 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा का गठन किया गया। और इसके बाद देखें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तो लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष जो थे वे थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, बी यह भारतीय नेताओं द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने के संबंध में आया था, सी यह भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने हेतु आया था, डी मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई ऑप्शन जो है वह असत्य नहीं है, अर्थात चारों ऑप्शन जो है वे सत्य हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट निम्न में से किसके मध्य स्थित हैं? ए दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य, बी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डी फिलिपियन और इंडियन प्लेट के मध्य, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर
एक से अधिक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है कौन? तो कोकोस प्लेट। जबकि हम ऑप्शन ए की बात करें तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य जो है वह नाजका प्लेट है, NASCA, नाजका प्लेट है। जबकि यदि हम सी की बात करें दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्कोशिया प्लेट है और यह जो है यह दक्षिण पूर्व अर्जेंटीना में है। जबकि यदि हम डी की बात करें फिलिपियन और इंडियन प्लेट, तो यह कैरोलिन प्लेट जो है वह फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच जो है स्थित है। कौन सा प्लेट? तो कैरोलिन प्लेट। और ये सारी प्लेटें चाहे स्कोशिया हो, नास्का हो, कोकोस हो, कैरोलिन हो, ये सभी जो प्लेटें जो हैं ये छोटी प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में विद्युत के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान क्या है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा, डी छठा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पाँचवा। भारत 5वें स्थान पर है विद्युत उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत में तापीय विद्युत जो है वह 62% है, जल विद्युत 12.25% है, नवीकरणीय विद्युत जो है 23.60% है और न्यूक्लियर जो है वह 1.80% है। और कुल क्षमता जो है भारत का विद्युत का वह है 3,71,054 मेगावाट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पाँचवा, उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के अध्ययन में निम्न में से किस जनगणना वर्ष को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है? ए 1911, बी 1921, सी 1961, डी 1971, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई थी इसीलिए। और जबकि हम अगर 1961 के जनगणना की बात करें तो 1961 से 1971 के बीच जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी अब तक में, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? ए हल्दिया को इलाहाबाद से, बी सादिया को धुबरी से, सी कोट्टापुरम को कोल्लम से, डी हल्दिया को कोलकाता से, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जबकि सादिया को धुबरी से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है, दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा किस भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं? ए रेडियोधर्मी प्रक्रिया, बी पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन, सी ज्वारीय घर्षण टाइट फ्रिक्शन, उसके बाद डी है पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें ऑप्शन ए भी सही है, पृथ्वी का घूर्णन यह भी सही है, सी ज्वारीय घर्षण यह भी सही है, और डी पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा यह भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृहत संचलन मास मूवमेंट की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं? ए प्रवाहित जल, बी हिमानी, सी वायु, डी स्खलन या लैंडस्लाइड, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर
एक से अधिक तो पूछ रहा है वृहत संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। देखें कि प्रवाहित जल भी सही है, हिमानी भी सही है, वायु भी सही है, जबकि स्खलन लैंडस्लाइड जो है यह जो है वृहत संचलन में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। और मस मूवमेंट में जो है लैंडस्लाइड के अलावा फॉल भी है, विसर्पण भी है शामिल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज़ यह कि वृहत संचलन जो है वह अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है। वृहत संचलन जो है वह अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है, अपर्दन अर्थात वेदरिंग के अंतर्गत नहीं आता है। वृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन एवं वृक्षावरण से आच्छादित है? ए 24.56%, बी 23.45%, सी 22.69%, डी 23.96%, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 24.56%। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि 2019 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी में आगे यह भी ध्यान में रखें कि वनावरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल। अगर हम आगे यह भी ध्यान रखें कि अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव में वृद्धि जो है सर्वाधिक गुजरात में हुई है। और इसके अलावे देखें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% वन जो है वह भारत में है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनावरण से आच्छादित है? ए 8.0%, बी 7.76%, सी 6.7%, डी 6.8%, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 7.76%। और यह भी ध्यान रखें कि बिहार में जो है कुल फॉरेस्ट एरिया जो है वह है 7305.99 वर्ग किलोमीटर, यह भी ध्यान में रखेंगे। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह है कैमूर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और तीसरे स्थान पर रोहतास। जबकि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह है जहानाबाद और शेखपुरा, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए कह रहा है रोटरडेम जो है वह राइन नदी के किनारे है, बी कह रहा है पेरिस सीन नदी के किनारे है, सी कह रहा है कि बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है, डी कह रहा है कि वाशिंगटन मिसिसिपी नदी के किनारे है, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? पहला है रोटरडेम राइन नदी के किनारे, यह ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है पेरिस सीन नदी के किनारे, यह ऑप्शन भी सही है। सी कह रहा है कि बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे, यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है वाशिंगटन मिसिसिपी नदी के किनारे, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इटली, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है?
ए चकबंदी और भूमि संरक्षण, बी मत्स्य उद्योग, सी सार्वजनिक स्वास्थ्य, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा, पूछ रहा है कौन नहीं आता है स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी चकबंदी, मत्स्य उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन सेवा, ये सभी जो हैं ये स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो उत्तराखंड भी सही है, मध्य प्रदेश भी सही है, राजस्थान भी सही है और पंजाब भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सदस्यों की सदन में उपस्थिति अनिवार्य है? और इसी को देखें कि कोरम भी कहा जाता है। अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो सभा जो है वह स्थगित हो जाती है। ऑप्शन ए 15%, बी 10%, सी 12%, डी 14%, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 10% जो है यह अनिवार्य है। कुल सदस्यों का 10% जब तक नहीं रहे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी और सभा स्थगित हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 10%, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सत्य हैं? ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड, सी छोटे परिवार का मानदंड, डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। देखें, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह आर्टिकल 39 में है, जबकि समान नागरिक संहिता जो है वह आर्टिकल 44 में है। इसीलिए ए और बी जो है ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। जबकि यदि हम डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की अगर बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 350 क में इसका प्रावधान है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक, अर्थात ए और प्लस बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चुनाव करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरा है माइनॉरिटी राइट टू माइनॉरिटीज, उसके बाद है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, डी है कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ, ई है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है वह कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। तो पहला देखें, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह ऑप्शन भी सही है। जबकि देखें कह रहा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, यह जो है यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कानून के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह ऑप्शन भी जो है यह गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। ए और बी जो है दोनों सही हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। और इसी में एक चीज़ और ध्यान में रखें
कि 5 आर्टिकल जो हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी प्रावधान है उसमें, जबकि आर्टिकल 19 में है जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रावधान है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये 5 जो आर्टिकल है, आप एक बार और सुने, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यह जो 5 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, न कि गैर नागरिकों को। इसके अलावे सभी जो हैं फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, ए प्लस बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ए प्रशासनिक प्राधिकारी, बी एक सलाहकार निकाय, सी एक सलाहकार समिति, डी समन्वय पर्यवेक्षी समिति प्राधिकारी, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? ए 1885, बी 1895, सी 1900, डी 1904, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब कानून बनाया गया था? ए 1835, बी 1867, सी 1878, डी 1908, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। देखें कि फर्स्ट ऑप्शन है 1835, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है। और ये सारे जो हैं, ये सारे कानून मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। दूसरा है 1867, तो देखें कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में लागू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट है 1878, और 1878 जो है लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर एक्ट जो है कानून वह पारित हुआ था, इसीलिए ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट है 1908। अगर हम 1908 की बात करें तो न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908 में पारित हुआ था, इसीलिए हमारे चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन सत्य हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ए राष्ट्रपति को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को, सी लोकसभा स्पीकर को, बी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वह लोकसभा स्पीकर को सौंपती है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, फॉल्स है? ए इसका गठन 1950 में हुआ था, बी यह देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सी यह कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालयों
की सुनवाई कर सकता है। डी, यह कोर्ट मार्शल के साथ किसी भी अन्य उच्च न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यह ऑप्शन जो है यह गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त 2020 में संजीवन नामक ऐप लॉन्च किया था। यह किस बीमारी से संबंधित है? ए, चमकी बुखार, बी, मलेरिया, सी, इंसेफेलाइटिस, डी, कोविड-19, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कोविड-19। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त 2020 में संजीवन नामक ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 के लिए, और यह जो है यह कोरोना से बचाव से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरने या तूफान आने की सटीक जानकारी देने के लिए IITM ने किस ऐप को विकसित किया है? ए, बादल ऐप, बी, मौसम ऐप, सी, आकाश ऐप, डी, दामिनी ऐप, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दामिनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ए, विजय भारत मिशन, बी, निकास मिशन, सी, वंदे भारत मिशन, डी, विजय भारत मिशन, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभियान शुरू किया है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? ए, कर्नाटक, बी, केरल, सी, बिहार, डी, मध्य प्रदेश, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क पहनने को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, छत्तीसगढ़, डी, मिजोरम, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? ए, 144, बी, 145, सी, 142, डी, 140, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 144। अब देखें कि पहले स्थान पर फिनलैंड है, लगातार 3 बार से खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड लगातार 3 बार से पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। और यह रिपोर्ट जो है खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया जाता है। और खुशहाली का मानक जो है वह है, पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, और तीसरा सामाजिक सपोर्ट, और चौथा भ्रष्टाचार आदि चीज़ों को मानक मानकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वह है 144, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कितने पायदान पर है? ए, 79, बी, 89, सी, 85, डी, 95, ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर
एक से अधिक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 89 स्थान पर है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 या वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत 89 स्थान पर है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ए गुरप्रीत सिंह संधू, बी संजू, सी रंजीत सिंह, डी पीएस रंधावा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू दोनों ही प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए एम एस धोनी, बी विराट कोहली, सी सोनू सूद, डी अनुष्का शर्मा, ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मित्रों, कुल 60 क्वेश्चंस पर आज हमने डिस्कशन किया। अगर 16 क्वेश्चंस में से आप 35 लाते हैं स्कोर तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आप हमारे चैनल को अनिवार्य रूप से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं प्रेस आइकन का बेल दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं एवं अपना स्कोर भी साथ में लिख दें। तो हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।